दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि आप अगर अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप आपको लेना चाहिए। स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम एंड तक आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है इंडिया से किस तरह से शुरू कर सकते हैं। हर स्टेप एक एक करके आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, ठीक है, शुरू से एकदम बिल्कुल लास्ट तक कैसे आपको एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है और कैसे आपको उस ट्रांजैक्शन को एंड करना है। पूरा जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले इस वीडियो में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पास एक लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। यानी कि आम जबान में कहें तो आपके पास एक कंपनी होना चाहिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप की कंपनी हो, चाहे फिर वो पार्टनरशिप की कंपनी हो, या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या फिर वो 1% कंपनी हो। कोई भी फॉर्म हो बिजनेस एंटिटी का, मगर आपके पास एक लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर से आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई कंपनी होगी, कोई ना कोई बिजनेस एंटिटी होगी, तो आप उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं बिजनेस में, तो आपको एक सबसे पहले एक बिजनेस का लीगल बिजनेस एंटिटी आपको फॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे बेसिक फॉर्म जो है बिजनेस एंटिटी का वो है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस का जो ये है एंटिटी है, फॉर्म है, वो बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही जल्दी बन जाता है, ठीक है। और बाकी जो फॉर्म है बिजनेस के, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना जान लें कि सबसे पहले हम लोग को एक बिजनेस लीगल बिजनेस एंटिटी की जरूरत है या एक कंपनी की जरूरत है। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि उस कंपनी के ऊपर आपको या उस कंपनी के नाम से आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जो कंपनी आपकी है, जो लीगल बिजनेस एंटिटी है, उसके नाम के ऊपर आपको एक करंट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। करंट अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट आपका बैंक में खुल जाने के बाद जो तीसरी चीज है वो है आपके पास एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर आपको DGFT की वेबसाइट से मिल जाएगा, dgft.gov.in। आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके शहर में DGFT जो है वो फिजिकली अवेलेबल है उसका ऑफिस, तो आप जाकर उसको ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आमतौर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का नंबर जो है वो एक दिन में मिल जाता है, ठीक है। और तकरीबन 500 रुपये के आसपास इसका खर्चा है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं ना। तो थर्ड स्टेप जो हम लोग का था वो ये था कि आपके पास एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमिशन दी गई है कि आपको ये कोड दे दिया गया है, आप अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने की अथॉरिटी आपको मिल गई है और आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इस कोड से। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिलने के बाद जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आपके पास एक GST नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। चौथा स्टेप ये है कि GST नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। अब GST का अप्लाई आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आमतौर से ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। GST अप्लाई करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, मगर अगर चाहे आप किसी CA को पकड़ते हैं, CA से काम करवाते हैं, तो वो आमतौर से 2,500 से 3,000 रुपये लेता है और वो आपका GST नंबर जो है आपको निकाल के दे देगा आपकी कंपनी के ऊपर, ठीक है। आप खुद से इंटरनेट पे यूट्यूब से वीडियो देखिए, खुद भी आप कर सकते हैं। मगर अगर आप बिल्कुल नए हैं इस सब चीज़ों में तो बहुत चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, तो बेहतर है कि आप 2,500 देके किसी CA से करवा लीजिए, या आपके पास टाइम है तो आप यूट्यूब में वीडियो देख देख के अपने से एक एक स्टेप करके खुद से भी GST नंबर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। खुद से निकालिएगा तो आपको बिल्कुल पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, आपका फ्री में निकल जाएगा GST नंबर, ठीक है। GST नंबर आपका निकल गया। अब यहाँ तक जो था बिल्कुल मैंडेटरी था, ज़रूरी था। अब जो स्टेप आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब आपको जो एक्सपोर्ट करना है, आपको प्रोडक्ट चुनना होगा। फिफ्थ स्टेप हम लोग का है कि आपको अपना प्रोडक्ट चुनना है कि क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सिलेक्टिंग योर प्रोडक्ट। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट हो जो आप डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हो, इंडिया में सेल करते हो, आप उसी को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वैसे केस में आप अपने उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कीजिएगा। हो सकता है आपका कोई फैमिली बिजनेस हो, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश बिजनेस में आना चाह रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट में आना चाह रहे हैं आप।
तो ऐसे हाल में आपको एक प्रोडक्ट चुनना पड़ेगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए बहुत से पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर एक वीडियो में बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इसमें हम शॉर्टली बता दे रहे हैं कि आपको एक प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट जो आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको ये देख लेना है कि उसकी आप सोर्सिंग कहाँ से कीजिएगा और इस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज भी ले लेना है। मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट किया कि चलिए हम अनियन एक्सपोर्ट करते हैं, प्याज एक्सपोर्ट करते हैं, प्याज इंडिया से अच्छा एक्सपोर्ट होता है, प्याज में मार्जिन भी अच्छा है और एक रेगुलर बेसिस पे ये एक्सपोर्ट हो सकता है क्योंकि प्याज की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो आप ये अनियन या प्याज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सोर्सिंग कहाँ से करनी है और आपको ये भी देख लेना पड़ेगा कि अनियन के बारे में आपको नॉलेज ले लेना पड़ेगी। प्रोडक्ट नॉलेज जो एक्सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब बायर से बात कीजिएगा ना तो प्रोडक्ट नॉलेज आपको ऐसे अगर नहीं होगी तो आप वहाँ पे हिचकिचाइएगा, लड़खाइएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास रहेगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, उससे आपको बायर से बात करने में बहुत आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट भी आपने सिलेक्ट किया है उसकी सोर्सिंग कहाँ से कीजिएगा और उसके बारे में नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, ये दो चीज़ आपके पास होना चाहिए। आपका हो गया प्रोडक्ट सिलेक्शन, हो गया। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद जो स्टेप आता है हम लोग का वो ये है कि आपके पास उस प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके रिलेटेड तकरीबन 30 या 32 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाए हुए हैं। उन काउंसिल का काम है उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करना इंडिया से। वो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो हैं वो लोग खुद एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर वो आपके तरह मेरे तरह जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको वो एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपने जो भी प्रोडक्ट डिसाइड किया है, सिलेक्ट किया है, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वहाँ पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, मेंबरशिप लीजिए और वहाँ से आपको RCMC मिलेगा, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने में हो सकता है इसकी इतनी ज़रूरत ना पड़े, मगर एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपको गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलेगा वो आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मिला हुआ RCMC होगा। तो आप एक तरह समझ लीजिए कि ये मैंडेटरी है, ठीक है। और क्योंकि गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव होता है वो अच्छा खासा होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो एक तरह से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव बिल्कुल लेना है और वो लेने के लिए आपको RCMC का सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से ये ज़रूरी है, मैंडेटरी, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं मगर इंसेंटिव लेने के लिए। तो इंसेंटिव आप क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना ही पड़ेगा और RCMC जो है वो लेना ही पड़ेगी। आपकी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वहाँ पे जाइए, आप उनके मेंबर बनिए और उनसे आप RCMC ले लीजिए। और इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको और भी दूसरी चीज़ों में हेल्प करेंगी, जैसे कि मार्केटिंग में वो हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो आपको प्रोडक्ट के नॉलेज भी शेयर करेंगे। उसके अलावा अगर डिफरेंट कंट्री में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, इंपोर्टिंग नॉर्म्स होते हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो जो आप एक्सपोर्ट कीजिएगा किसी पर्टिकुलर कंट्री में तो भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि इस कंट्री के जो नॉर्म्स है, इंपोर्टिंग नॉर्म्स है, वो क्या है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हेल्प करता है, क्योंकि हर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल किसी न किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसका काम है उस प्रोडक्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट करवाना, खुद नहीं करते, करवाना। जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी हेल्प करना, ठीक है। तो वो अपना काम, उसका काम ही वही है। तो आपको बहुत तरह से हेल्प मिलेगी, ठीक है। मगर आपको हेल्प जब भी मिलेगी जब आप उनसे पूछिएगा, मांगिएगा। आप अपने घर में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपके पास नहीं आएगा पूछने के लिए कि आपको क्या हेल्प चाहिए। आपको जो प्रॉब्लम हो आप उनके पास अप्रोच कीजिए। बायर नहीं मिल रहा है, उनके पास पहुंचिए। आपको सप्लायर नहीं मिल रहा है इंडिया में, आप उनके पास पहुंचिए। आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको जो सप्लायर ने जो प्रोडक्ट दिया है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, तो आप उनके पास पहुंचिए, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपने RCMC ले लिया। अब जो हम लोग इसके बाद का यहाँ तक हम लोग के जितने भी ज़रूरी जो चीज़ें थी हो चुकी है। अब हम लोग जो करेंगे इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है, हम लोग अपना एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी करेंगे। देखिए, बिजनेस के डॉक्यूमेंट तो तुम लोग बन चुके हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिसाइड हो चुका है। अब एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी करेंगे। एक्सपोर्टर प्रोफाइल क्या होता है? एक्सपोर्टर प्रोफाइल ये होता है कि आप जब किसी इंपोर्टर को या बायर को कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आप ऐसे घर में बैठे बैठे हैं, आप सो के उड़ जाइएगा, जाके आप किसी बायर से मिल लीजिए, इंपोर्टर से मिल लीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, यानी कि अपने आप को हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं, मगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट बिल्कुल नए आ रहे हैं ना, तो आपको अपना एक्सपोर्ट का प्रोफाइल, एक्सपोर्टर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ये एक्चुअली क्या है? ये कहने से मुराद ये है कि जब आप किसी बायर से कांटेक्ट कीजिएगा, आप किसी इंपोर्टर से जाके आप बात कीजिएगा कि भाई हम ये चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, आप क्या मेरा माल लेना पसंद कीजिएगा,
तो वो साथ साथ वो आपको गूगल करेगा, वो देखेगा कि आप जो कंपनी का नाम बता रही है या आप जो है वो आप क्या ऑनलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वहाँ पे वो गूगल करेगा और वहाँ पे आपकी कंपनी का कोई नाम वो निशान अगर सामने नहीं आया इंटरनेट में, तो वो ये समझेगा कि आप बिल्कुल नई कंपनी है और बिल्कुल नई कंपनी से कोई भी इस्टेब्लिश कंपनी या कोई भी रनिंग कंपनी जो है वो डील करने में थोड़ा हिचकिचाती है। तो आपको बायर से कांटेक्ट करने से पहले, बायर को अप्रोच करने से पहले अपना एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी करना है। एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी करने से मुराद ये है कि सबसे पहले अपना आप वेबसाइट बना लीजिए एक छोटा सा। आज के डेट में वेबसाइट बनाने में बहुत कम पैसे में वेबसाइट बन जाता है। आप अगर इंटरनेट में यूट्यूब में देखिएगा तो अगर आप थोड़े भी टेक सेवी हैं तो आप खुद ही से बना पाइएगा, ठीक है। ये किससे बनवा लीजिए, बहुत कम पैसे में वेबसाइट बन जाएगा आपका। वेबसाइट बन जाने के अलावा आपको गूगल माई बिजनेस पेज जो है ये आपको रेडी कर लेना है, ये फ्री बन जाता है, ठीक है। और माई बिजनेस पेज गूगल का जो है उसके ऊपर आपको कुछ रिव्यू भी ले लेना है। रिव्यू कैसे लिए जाए आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको फेसबुक अपना पेज बना लेना है, इसके अलावा ट्विटर पेज बनाना है, इसके अलावा आप लिंक्डइन में जो है वहाँ पे आपको अपना पेज बनाना है, वहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहना है, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। वो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वो प्रोफेशनल है, तो वहाँ पे आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा, वहाँ से आपको बायर मिलने के चांसेस होते हैं। तो जो भी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पे अपना पेज बना लेना है, वहाँ पे आपको कंटेंट भी थोड़ा डाल लेना है। हो सके तो यूट्यूब में एक चैनल बना लीजिए, वहाँ पे अपना इंट्रोडक्टरी एक वीडियो आप डाल दीजिए, यूट्यूब में इंट्रोडक्शन देके एक वीडियो से डाल दीजिए आप, ठीक है। ताकि बायर जब बैक एंड से फिर चेक करें ना आपके बारे में, तो आप उसको हर जगह नजर आइए, तो पता चलेगा उसको कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, ये एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। इसलिए आपको एक्सपोर्टर प्रोफाइल इसी को कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आप मार्केटिंग कीजिएगा तो मार्केटिंग आमतौर से दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग, आपको ईमेल एड्रेस मिल गए हैं बहुत से बायर्स के, इंपोर्टर्स के, आप उनको मेल भेज रहे हैं। दूसरा होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग कैसे करते हैं और बायर कैसे ढूंढते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने 20 तरीके बताए हैं कि हाउ टू फाइंड बायर्स। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट बता रहे हैं, आप ऑनलाइन भी बायर ढूंढ सकते हैं, ऑफलाइन भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ढूंढिएगा तो आपकी वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है। और जिस ईमेल से आप भेजिएगा, मेल भेजिएगा जो आप बायर को, तो वो gmail.com ना हो। मान लीजिए आपकी जो भी कंपनी है xyz.com, उस डोमेन से, आपके खुद के प्रोफेशनल जो डोमेन है, आपकी कंपनी का जो डोमेन है, वेबसाइट है, उस डोमेन से अगर आप भेजिएगा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी वेबसाइट के जो ईमेल एड्रेस उसी से भेजिए, आप जीमेल से ही भेज सकते हैं, मगर अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए आप अगर अपनी वेबसाइट के ईमेल एड्रेस से भेजिएगा तो बहुत ज़्यादा उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है आपकी डील जो है बहुत जल्दी मटेरियलाइज हो जाए और आपको डील मिल जाए, ठीक है। तो एक वेबसाइट बनाइए, उसके ऊपर एक आप जीमेल अपना मेल बनाइए और जितने मेल भेजिए आप प्रोफेशनल तरीके से भेजिए, अपनी वेबसाइट के एड्रेस के ऊपर, उसी डोमेन के एड्रेस के ऊपर आप मेल भेजिए बायर को, ठीक है। उसके अलावा बायर को जो आप मेल भेजिएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कुछ सेंटेंसेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, उसके बाद अपनी वेबसाइट का लिंक दे दीजिएगा, बोलिएगा ये मेरी वेबसाइट है, प्लीज चेक दिस आउट, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर आप अपनी वेबसाइट के अंदर पूरी डिटेल रखिए, जो चीज़ आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके पूरे फोटो रखिए, बड़े बड़े इमेजेस रखिए, और पूरी एक एक बात आपकी मेरी कंपनी कब फॉर्म हुई है, आप लोग डोमेस्टिक में काम कहाँ कहाँ करते हैं, इंटरनेशनल में कितने डील हो गए हैं, उसको बहुत अपनी वेबसाइट को ना बहुत अच्छे से सजा के रखिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, ताकि बायर आपकी वेबसाइट में आए तो उसको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। इस तरह की आपकी वेबसाइट होना चाहिए। आप मेल बहुत लंबा मत लिखिए, मेल छोटा सा लिखिए, 4-5 में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए और अपनी वेबसाइट की लिंक दे दीजिए, बस, ठीक है। अब देखिए ये था ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑफलाइन हो सकता है आप मार्केटिंग कीजिए, हो सकता है कि आप किसी फेयर में या एग्जीबिशन में जाइए, वहाँ पे आप मार्केटिंग इस तरह से कीजिए, ऑफलाइन कीजिए। तो ऑफलाइन जब आप मार्केटिंग कीजिए तो आपके पास एक ब्रोशर होना चाहिए, जिसको लीफलेट बोल सकते हैं, जहाँ पे अच्छे से ग्राफिक डिजाइनर से आप बनवाइए, वहाँ पे इमेजेस हो आपके प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, पूरी डिटेल्ड लिखी हुई हो आपको जो एक्सपोर्ट करना है। ब्रोशर के साथ जाइए, आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए और उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपका ईमेल, उसका वेबसाइट का एड्रेस भी होना चाहिए। आप जाइए, बायर से मिलिए, आप विजिटिंग कार्ड दीजिए, उसको ब्रोशर दीजिए, ये ऑफलाइन तरीका है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग जो आप करते हैं ना, तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग करते हैं, मतलब ये कि ऑनलाइन भी करते हैं और जहाँ जहाँ आपको चांस मिलता है आप ऑफलाइन भी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपके पास रेडी हो तो ये आपके पास होना चाहिए और आपका इंटरनेट में प्रेजेंस होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि आप का एक्सपोर्टर प्रोफाइल जो है वो रेडी है। एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी होने के बाद अब ये आता है कि आप मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सपोर्टर प्रोफाइल आपने बना ली एक बार, ठीक है। अब समझ लीजिए कि आपको मार्केटिंग करना शुरू कर देना है। मार्केटिंग करने के लिए आपको चाहिए कि बायर कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर वीडियो में बता दी कि नीचे है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए। बायर ढूंढने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो ये है
कि देखिए पूरी दुनिया में तकरीबन 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट का जो बायर है वो पूरी दुनिया में नहीं ढूंढना है, आपको कुछ कंट्री डिसाइड कर लेना है, एक कंट्री या 2 या बहुत से बहुत 3 कंट्री आपको डिसाइड कर लेना है कौन सी 3 कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट का बायर ढूंढिएगा। ठीक है, उन 3 कंट्री में आपको सिर्फ बायर ढूंढना है, पूरी दुनिया में आपको मेहनत नहीं करना है, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपको अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बेहतर है कि आप किसी एक कंट्री को पकड़ के चलिए, आप वहीं पे बायर ढूंढिए। ठीक है, या मैक्स टू मैक्स 3 कंट्री, उसके ऊपर आपको कंट्री डिसाइड करना है, कंट्री के ऊपर आपको फिर बायर ढूंढने की कोशिश शुरू कर देनी है। ठीक है, अब बायर जो आपको ढूंढना है तो आपको मेल उसको भेजना है ऑब्वियसली। ठीक है, ऑनलाइन अगर कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो ब्रोशर वगैरह देना है, विजिटिंग कार्ड देना है, फेस टू फेस मिलना है, जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जहन में एक चीज़ होना चाहिए कि बायर से आपको क्या चाहिए। बायर से आपको चाहिए है परचेज ऑर्डर। ठीक है, बायर से आपने बात की, आपने उससे कांटेक्ट किया, आपने अपने को इंट्रोड्यूस किया, उसे इंटरेस्ट दिखाया, तो आपको वहाँ पे उसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा बायर को? आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, माली मेल के जरिए इंट्रोड्यूस किया या फिजिकली इंट्रोड्यूस किया फेस टू फेस। तो सबसे पहले अगर आपका प्रोडक्ट में बायर ने इंटरेस्ट दिखाई, उसने बोला कि हाँ आपका प्रोडक्ट को अच्छा लग रहा है, तो आपसे पहले वो क्या मांगेगा? सबसे पहले कोटेशन मांगेगा। कोटेशन को बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। आपको अपने प्रोडक्ट का कोटेशन देना है या प्रोफॉर्मा इनवॉइस देना है। ठीक है, कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ये है, उसका प्राइस ये हो सकता है, आपको वो कोटेशन दे देना सबसे पहले। और आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपको बायर से क्या लेना है। आपको बायर से परचेस ऑर्डर लेना है, यही आपका गोल है कि परचेस ऑर्डर आपको मिलना चाहिए बायर से। कोटेशन आपने उसको दिया, कोटेशन देने से पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी CHA से बात कर लेने की या फ्रेट फॉरवर्डर से बात कर लेने की। बहुत टाइम में क्या होता है, जो CHA वाले होते हैं यानी कि कस्टम हाउस एजेंट जो होते हैं, वही फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम भी वही लोग करते हैं या उनसे टाई अप होता है। तो आपको अगर आपके केस में दोनों एक ही कर रहे हैं तो आपको CHA से बात करना पड़ेगा, या अगर 2 अलग अलग लोग आपका काम कर रहे हैं कि CHA अलग काम कर रहा है या फ्रेट फॉरवर्डर अलग काम कर रहा है, तो दोनों से आपको बात करना पड़ेगी। इनसे आपको समझ लेना पड़ेगा कि जिस कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं उस कंट्री में आपका क्या कॉस्टिंग लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा और डिफरेंट जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने लगेंगे, ताकि आप उसके बेसिस पे अपना जो कोटेशन बनाइए, आप उसके बेसिस बना पाइए। कोटेशन में आपको ये तो पता है कि आपने मान लीजिए सपोज कीजिए आपने प्याज या अनियन या आपने कांदा अगर आपको एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपको ये पता है कि आपकी कंट्री में 12 रुपये किलो मिल रहा है या 15 रुपये किलो मिल रहा है, मगर आपको ये तो नहीं पता है कि अमेरिका में अगर आप एक्सपोर्ट करिएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा, या आप अगर दुबई में एक्सपोर्ट कीजिएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा। तो ये सब के लिए आपको CHA जो है आपका वो हेल्प करेगा। तो CHA से आपको कॉन्टैक्ट करना है, करके उसे डिटेल ले लेनी है कि कितना क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, उनकी चार्जेस कितनी लगेगी, और अलग अलग तरह के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये वो जो भी है पूरी कंप्लीटली कितने पैसे लगेंगे, कितने हर स्टेज में, वो आपको CHA से ले लेना है। उसके बाद आपको कोटेशन बनाना है और कोटेशन बना के आपको बायर को फॉरवर्ड कर देना है। बायर कोटेशन देखेगा, उसको पसंद आएगा, समझ में आएगा, वो नेगोशिएट करेगा। हो सकता है नेगोशिएशन के बाद अगर डील क्रैक होने वाली रहेगी तो डील क्रैक हो जाएगी, और वो आपको एट दी एंड वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा परचेज ऑर्डर। जब बायर आपको परचेज ऑर्डर देगा तो आपको परचेज ऑर्डर देख के बहुत खुशी होगी, आप बहुत एक्साइटेड हो जाइएगा, मगर आपको एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। परचेज ऑर्डर मिलते ही आदमी खुशी के मारे झूमने लगता है, एक्साइट होने लगता है, मगर उसको एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो नहीं बोलेंगे मगर हाँ स्टार्टर के लिए ज़्यादातर परचेज ऑर्डर जो होते हैं वो फेक भी हो सकते हैं, फ्रॉड भी हो सकते हैं। परचेज ऑर्डर मिले आप बिल्कुल पेशेंस रहिए, एकदम बिल्कुल सब्र से बैठे रहिए। आप उस परचेज ऑर्डर को पहले आप वेरीफाई कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए कि ये परचेज ऑर्डर जो है बिल्कुल सही है, जेन्युइन है कि नहीं। उसके बाद जिस बायर ने दिया, जिस कंपनी ने दी, उस कंपनी का, उस बायर का आप पास ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, किसने कहीं पास में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं किया है या कोई छोटी बड़ी ऐसी बात तो नहीं हुई है जिससे इसके साथ डील करना सही नहीं है। ये दोनों आपको जो है चेक कर लेना है। ये दोनों चेक करने के डिफरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, आप ECGC से चेक करवा सकते हैं, DGFT से आप चेक करवा सकते हैं। ये दोनों गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस आपको इसमें हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, फिर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी इसकी मदद ले सकते हैं कि बायर को वेरीफाई करना है। फिर आप इंडियन एम्बेसी से भी इसकी मदद ले सकते हैं कि बायर को वेरीफाई करना है। बहुत से सोर्सेज है, बायर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बायर को वेरीफाई कीजिए और परचेज ऑर्डर दोनों को आप वेरीफाई करिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आए कि आपको ये पता चले कि हाँ ये पॉजिटिव है, बिल्कुल फेक नहीं है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो फिर आप जो है अपना फर्दर प्रोडक्ट को फिर प्रोसेस करने का आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपको प्रोडक्ट जो है प्रोक्योर कहाँ से करना है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो आप खुद बनाते हैं, आपके घर में बनती है, आपके खुद के ऑफिस में बनती है, तो आप उसको जो है शिपमेंट करवा सकते हैं। और अगर चाहे आपको कोई कहीं से आप सोर्स कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फिर आपको जहाँ से आपका जो सोर्सिंग एजेंट है वहाँ पे जाइए, जाके माल प्रोक्योर कीजिए। ठीक है,
जो भी केस हो, आपको फिर जो प्रोडक्ट है आपका, जो आइटम है, उसको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर करने के बाद आपको इस प्रोडक्ट को, इस आइटम को जो एक्सपोर्ट करना है, सीएचए से बात करनी है, बोलना है कि ये मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा आइटम जो है मेरे ऑफिस में, मेरे वेयर हाउस में, मेरे घर में या गोडाउन में कहीं भी पड़ा हुआ है, आके ले जाइए। या अगर छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जाके खुद ही सीएचए को जाके पोर्ट में दे आते हैं, अगर आसपास पोर्ट है तो। कोई भी कुछ भी हो सकता है, पोर्ट सीएचए आपके पास भी आ सकता है, फ्रेट फॉरवर्डर आपके पास भी आ सकता है, हम आपका जो प्रोडक्ट है उसको उठाने के लिए, ठीक है। अगर कम है तो आप खुद भी उनके पास ले जा सकते हैं, दोनों भी केस हो सकता है, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। जो भी सहूलत हो उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। आपको जो प्रोडक्ट है आपका एक्सपोर्ट करने का जो गुड्स है, जो कंसाइनमेंट है, जो कार्गो है, वो आपको सीएचए को या फ्रेट फॉरवर्डर को, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों एक ही काम करते हैं, तो आप उनको हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। बाकी आगे काम वो खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। सीएचए को आप जो हैंड ओवर कीजिएगा तो उससे पहले एक चीज़, आपको इंश्योरेंस ले लेना एक हद तक ज़रूरी है। देखिए, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट तक जब आपने बायर से बात की है, डील की है, तो बायर ने बोला होगा इस पॉइंट तक, या एफओबी में अगर डील हुई हो तो फ्री ऑन बोर्ड तक प्रोडक्ट की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। तो अगर आपको जो ऑन बोर्ड से पहले कुछ होता है तो वो माल आपका नुकसान होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो आपको अपने माल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस ले लेना बेहतर है। कहाँ तक लीजिएगा? जहाँ तक आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ पे अगर लॉस हो जाता है तो बायर आपको नहीं देगा, सीएचए भी आपको नहीं देगा, उसके जिम्मेदार खुद आप हैं। तो आपके वेयरहाउस से, आपके घर से, आपके ऑफिस से माल जो जा रहा है पोर्ट तक, वहाँ के रिस्पॉन्सिबल अगर से आप हैं, तो आपको एक इंश्योरेंस कवर लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि अगर माल आपका रास्ते में कुछ हुआ तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपको उसका कवर मिल जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको ईसीजीसी कवर लेने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मान लीजिए अगर डील में कुछ हो गया, मान लीजिए आपने माल भेज दिया, आपको कोई फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, ऊपर नीचे अगर कोई बात हो गई, आपके पैसे पूरे बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आपके साथ धोखा हो जाएगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टर है उसने कोई धोखा नहीं किया है, मगर कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं जिसकी बुनियाद पे आपको लॉस हो गया, ठीक है। मान लीजिए इम्पोर्टर है वो मर गया, सपोज कीजिए, आप कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे ईसीजीसी कवर अगर आपका रहेगा तो आपके जो पैसे हैं वो आपको रिकवर मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोनों ही चीज़ आप इंश्योरेंस भी करवा लीजिए प्रोडक्ट का, आपकी जिम्मेदारी जहाँ तक है वहाँ तक के लिए, और ईसीजीसी ले लीजिए, क्योंकि डील ईसीजीसी आप अपने ही ले रहे हैं, क्योंकि डील जो है वो आपकी, अगर कुछ ऊँच नीच होगी तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए आपको ये दोनों लेने की ज़रूरत है। आप जब बायर से बात कीजिएगा ना, जब आप उससे कम्युनिकेट कीजिएगा ऑर्डर लेने से पहले, तो आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक, आपको इनको टर्म पता होना चाहिए, यानी कि डिलीवरी टर्म। बायर आपसे बोलेगा कि आप एफओबी कर दीजिए, आपसे बोलेगा बायर आप सीआईएफ कर दीजिए, तो आपको ये सब पता होना चाहिए सब क्या है। तो डिलीवरी टर्म्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको पेमेंट टर्म पता होना चाहिए। पेमेंट टर्म क्या हो सकता है? बायर आपसे बोलेगा हम टीटी कर देंगे, हो सकता है बायर आपसे बोलेगा कि मान लीजिए कि हम एलसी कर देंगे, कुछ भी वो बोल सकता है, ठीक है। तो आपको ये डिलीवरी टर्म्स और पेमेंट टर्म्स, जिसको अच्छे तरह से बिल्कुल पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप बायर से बातचीत कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस लगेगा। वरना फिर आपको बायर जो है कुछ भी लिख के दे देगा आपको अग्रीमेंट में, और आपको परचेज ऑर्डर मिल जाएगा और आप खुश हो जाइएगा। हो सकता है उसमें कोई ऐसा फ्रेज हो, ऐसा टर्म हो जो आपके लिए सूटेबल ना हो। तो ये दोनों टर्म की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इनको टर्म्स और डिलीवरी टर्म्स। इसके ऊपर कोई नेक्स्ट डे हम पूरा डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। आज इतना जान लीजिए कि ये दोनों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप बायर से बात कीजिएगा तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब हो गया, आपने सीएचए को अपना गुड्स आपने उसके हैंड ओवर कर दिया था, बाकी जिम्मेदारी उसकी थी, वो फिर सब कर लेगा, बाकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ है वो कर लेगा। फिर आपका माल चले जाएगा। माल निकल जाने के बाद बायर सीएचए जो आपका है वो आपको बीएल देगा, ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग देगा। तो बीएल या बिल ऑफ लेडिंग आपको क्या करना है? आपको इंपोर्टर को भेजना है, बायर जो उसको भेजना है, चाहे आप कुरियर के जरिए भेजिए या बैंक के जरिए भेजिए, जो आपकी एग्रीमेंट में डील में बात हुई है उस हिसाब से आपको भेजना है। मगर बीएल आपको इंपोर्टर के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि बीएल अगर इंपोर्टर को आप नहीं भेजिएगा तो इंपोर्टर वहां से माल छुड़वा नहीं पाएगा, ठीक है। तो बीएल आपको भेज देना है। बीएल आपको किसने दिया? आपके सीएचए ने दिया। आपको वो भेजना है इंपोर्टर के पास, मगर ऐसे ही नहीं भेज देना है, डील के हिसाब से, डील में जो बात हुई है, वाया बैंक भेजना है या वाया कुरियर भेजना है, उस हिसाब से भेजना है। क्योंकि बीएल बहुत रिस्की होता है। बीएल अगर आपके हाथ से गया तो समझ लीजिए आपके हाथ से पैसे चले गए। बीएल जिसका है, पैसे उसी के, माल उसी का है, गुड्स उसी का है। तो बीएल आप बायर को भेजिएगा, मगर आप एक बार देख लीजिएगा कि डील के हिसाब से बीएल भेजिए। बीएल के बाद बीएल जब चले जाएगा तो वो वहां से माल छुड़वा लेगा, ठीक है। जब तक बीएल नहीं जाएगा वो माल छुड़वा नहीं सकता है। बीएल जाने के बाद वो माल छुड़वा लेगा और आपकी हो सकता है पेमेंट को वो रियलाइज कर दे या आपको पैसे दे दे, ठीक है।
डील के हिसाब से। अगर आपको एडवांस मिल चुके हैं पैसे तो बहुत अच्छी बात है, अगर एडवांस नहीं मिले हैं तो बीएल जाने के बाद वो माल छुड़वाएगा, माल छुड़वाने के बाद तो फिर आपको पेमेंट रियलाइज कर देगा, यानी कि पेमेंट पैसे आपको वो दे देगा। ठीक है, पेमेंट आपको मिल गया, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। पेमेंट मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है इंडियन गवर्नमेंट के पास जहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। आपको इंडियन गवर्नमेंट से इंसेंटिव क्लेम करना है। अच्छा खासा इंसेंटिव होता है, इसको आप छोड़िएगा मत। बहुत जगह 5% होता है, 10% होता है, तो अच्छा खासा अमाउंट आपको इंसेंटिव के तौर पे मिलती है। आपको इंसेंटिव लेना है और यहाँ पे आपका जो आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जो RCMC लिया था वो आपको यहाँ पे काम आएगा इंसेंटिव लेने में। इंसेंटिव आपको मिल गया, अब समझ लीजिए आपकी एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई एक्सपोर्ट की। शुरू से आखिर तक हर स्टेज हमने कवर करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें जो हैं डिलीवरी टर्म्स जिसको बोलते हैं, पेमेंट टर्म्स जिसको बोलते हैं, इंसेंटिव कितने तरह के होते हैं, ये सब हम अलग वीडियो आपको डिस्क्राइब कर देंगे, डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ये एक समझ लीजिए माइलस्टोन्स जो स्टेप्स थे वो हमने पूरे बता दिए हैं आपको, हर चीज़ कि आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है। एक चीज़ और, बहुत टाइम क्या होता है कि एक्सपोर्ट करा एक्सपोर्टर ने, एक्सपोर्ट करने के बाद नया एक्सपोर्टर था, एक्सपोर्ट कर दिया उसने, एक्सपोर्ट हो गया, माल चले गया, वहाँ से पेमेंट नहीं आया, फ्रॉड हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से फ्रॉड हो गया, पेमेंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। आपका अगर पेमेंट नहीं आएगा तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपके पीछे बैंक पड़ जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको बोलेगी कि आपने एक्सपोर्ट किया था तो आपका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग कंट्री का माल जब गया है दूसरी कंट्री में तो पेमेंट तो आना चाहिए। हो सकता है आप सबर कर लीजिए कि चलिए फ्रॉड हो गया मेरे साथ, हमने 10 लाख का 20 लाख का, अब क्या करेंगे, छोड़ो झमेले में क्या पड़ेंगे, हमने सबर कर लिया, हम कुछ नहीं कर पाए, बैठ गया। आप बैठ जाइएगा, मगर इंडियन गवर्नमेंट फिर आपके पीछे पड़ जाएगी। तो एक्सपोर्ट जो आप करिए तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया का माल जब बाहर जा रहा है तो बाहर से पैसे जो हैं वो इंडिया में आना चाहिए ज़रूर, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि पैसे ज़रूर आना चाहिए। अगर पैसे नहीं आएंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से आपको जितने का आपने एक्सपोर्ट किया उससे कहीं ज़्यादा फाइन देना पड़ जाए। ये एक रिस्की पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट करके पैसे ना आए तो आप ज़्यादा फंस जाइएगा यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट हुआ है तो पैसे आने ही चाहिए। अगर पैसे नहीं आते हैं तो आपको गवर्नमेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइन लगा दे, और बहुतों को फाइन लगा भी है। ठीक है, तो पेमेंट आना चाहिए। अगर इंडिया से माल बाहर जा रहा है पेमेंट आना चाहिए, इसीलिए हर चीज़ सीखिए, समझिए, उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट में कदम रखिए। पेमेंट टर्म्स उसका डेडिकेटेड वीडियो, डिलीवरी टर्म्स उसका डेडिकेटेड वीडियो, इंसेंटिव्स कितने तरह के होते हैं, कितने क्या होते हैं उसका डेडिकेटेड वीडियो, ये 2-3 वीडियो हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके ऊपर आपको बायर ढूंढने के 20 तरीके हमने बताए हैं, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।